गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आई एम लखन कुमार, योर फिजिक्स टीचर. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर 11 of class 12th, photoelectric effect and dual nature of matter and radiations. In part first, we have to read about the photoelectric effect. Okay, let we read. First of all, photon. Okay, you know that light has dual nature. Light has dual nature. One is particle and second is wave. Okay, in particle nature, we consider according to modern theory, that is uh, light is divided into energy packets, and one packet of energy or bundle is called photon. Clear? Energy of a photon is equals to the E is equals to h nu is equals to sc upon lambda. क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास है कि एक लाइट जो है वो पैकेट्स होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, और उन पैकेट्स में से एक पैकेट की जो एनर्जी होती है वो ई इज इक्वल्स टू एच न्यू इज इक्वल्स टू एस सी अपॉन लैम्डा. ये कहाँ से आया? बिकॉज न्यू फ्रिक्वेंसी इज इक्वल्स टू होता है स्पीड अपॉन वेवलेंथ. ओके, तो व्हेन वी पुट न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, then we can gain sc upon lambda, where h is Planck constant, nu is the frequency of radiation or photon, c is the speed of light for EM waves, and lambda is the wavelength. Clear? h Planck constant है, और Planck constant का वैल्यू जो होता है वो फिक्स होता है, वो होता है 6.62 इंटू 10⁻34. ओके, जूल इंटू सेकेंड इज द यूनिट ऑफ इट. तो ये हमारे पास हो गया प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको याद रखनी है. प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन्स. ए फोटोन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ लाइट सी इन वैक्यूम. ओके, क्योंकि फोटोन जो है वो एक लाइट का ही पार्ट है, एक छोटा पार्टिकल है एनर्जी पैकेट के फॉर्म में, सो इट हैज सेम स्पीड एज लाइट, दैट इज इन वैक्यूम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. 8 आएगा, ये पॉजिटिव 8 है. ओके, 8 मीटर पर सेकेंड, इट मीन्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स. Clear? It has zero rest mass. It implies that the photon cannot exist at rest. मतलब इसका रेस्ट मास जीरो होता है. इसका मतलब क्या हुआ कि फोटोन जो है वो रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता. तो लाइट इज अ कॉन्टिन्यूस ट्रेवलिंग प्रोसेस. द काइनेटिक मास ऑफ फोटोन इज, काइनेटिक मास ऑफ फोटोन m इज इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर. ये कहाँ से आया? बिकॉज वी नो दैट according to Einstein equation, E is equals to mc square, and we can gain here m is equals to E upon c square. तो यहाँ से आ गया एनर्जी, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन है ये, यहाँ से हम m मास ऑफ काइनेटिक मास ऑफ फोटोन निकाल सकते हैं. अब ये वैल्यू कहाँ से आई? जब हम इसमें E का वैल्यू ऊपर से पुट करेंगे एस सी अपॉन लैम्डा. ओके, ये जो एस सी अपॉन लैम्डा है, व्हेन वी पुट हेयर देन वी कैन गेन h अपॉन सी लैम्डा इज इक्वल्स टू m. क्लियर? द मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम जो होता है फोटोन का वो p इज इक्वल्स टू ई अपॉन सी है. ओके, अब ये ई अपॉन सी कहाँ से आया? उसके लिए यहीं से देख लो, बिकॉज ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, वी कैन राइट हेयर ई इज इक्वल्स टू एम सी इंटू सी. ओके, तो होल स्क्वायर को लिख सकते हैं, और एम सी इज इक्वल्स टू होता है मास इंटू स्पीड इज इक्वल्स टू मोमेंटम. ओके, एंड ई इज इक्वल्स टू p into c, and p is equals to e upon c we can gain here, and equals to h upon lambda. अभी h upon lambda कहाँ से आया? वो हमारी इस इक्वेशन से, जो स्टार्टिंग इक्वेशन थी. तो यहाँ से हम h e upon c निकालेंगे, तो दैट इज इक्वल्स टू h upon lambda. नेक्स्ट वन, फोटोन ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, क्योंकि लाइट भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, सो फोटोन ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. क्लियर? Energy of a photon depends upon the frequency of the photon, so the energy of the photon does not change when photon travels from one medium to another. वो कहता है कि the energy of photon according to this equation, energy of photon depends on the frequency. So और frequency जो होती है वो medium के change होने से change नहीं होती, so energy of photon can't be changed according to the change in medium. Clear? Next one. Next property is wavelength of photon changes in different media, so velocity of a photon is different in different media. वो कहता है कि जो वेवलेंथ है वो सभी मीडियम में अलग अलग होती है, तो इसलिए उसकी स्पीड भी जो होगी वो क्या होगी?
अलग अलग होगी। कैसे है, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से अगर न्यू फिक्स है, क्योंकि न्यू जो है वो मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, तो लैम्डा चेंज होगा तो सी भी क्या होगा, चेंज होगा। इसलिए डिफरेंट मीडियम में फोटोन की स्पीड भी डिफरेंट होगी। और नेक्स्ट वन, फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इट मीन्स देर इज नो चार्ज एग्जिस्ट ऑन द फोटोन्स। फोटोन पर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट वन, फोटोन में शो डिफ्रैक्शन अंडर गिवन कंडीशंस। ओके, तो डिफ्रैक्शन जो है वो इससे पहले वाले चैप्टर में आपने रीड किया है। तो डिफ्रैक्शन की कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो सेटिस्फाई होती है देन फोटोन कैन शो द डिफ्रैक्शन पैटर्न। नेक्स्ट वन, फोटोन्स आर नॉट डेविएटेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, देर इज नो चार्ज एग्जिस्ट ऑन इट, सो इट कांट बी इफेक्ट बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? नेक्स्ट वन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, photoelectric effect we can divide this into photo plus electricity. Photo plus electricity, photo that means photons और लाइट बोल सकते हैं आप इसको, और इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना। क्लियर? तो जब फोटोन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसकी कंप्लीट डेफिनेशन क्या बनेगी, द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेनली मेटल सर्फेसिस एक्सपोज टू लाइट energy, X-ray, gamma rays, UV rays, visible light and even infrared rays of suitable frequencies known as photoelectric effect. जब भी किसी मेटल टारगेट के ऊपर कोई भी लाइट का फोटोन जो है किसी भी टाइप की, ठीक है, तो अगर एक फिक्स फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा सुटेबल फ्रिक्वेंसी से इसके ऊपर आती है तो इससे इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो है अगर सर्किट में फ्लो हो रहे हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर? द इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय दिस इफेक्ट आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं दैट दीज आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन, एंड द करंट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय फोटो इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी सर्किट में फ्लो हो रहे हैं तो फिर वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे इन द सर्किट। Next one, note down. Non-metals also shows photoelectric effect. Liquid and gases also shows this effect, but to limited extents. वो ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास नॉन मेटल है तो कुछ एक नॉन मेटल्स भी है जो, मतलब कुछ कंपाउंड्स भी हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकते हैं, बट लिक्विड और गैसेज जो है वो लिमिटेड एक्सटेंस में ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात आ रही है मेटल्स की। मेटल पे जब यूवी रेडिएशन गिरता है तो रेडिएशन से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। इसी तरीके से अगर मेटल अदर देन एल्कली है, एल्कली मेटल से अलग है, तो विजिबल लाइट आने के बाद भी मतलब कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, लेकिन अगर एल्कली मेटल है तो विजिबल लाइट से भी फोटोन क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ओके, विजिबल लाइट से अगर फोटोन निकलना है तो एल्कली मेटल की ज़रूरत है। क्लियर? और अदर देन एल्कली मेटल है तो वहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे विद द हेल्प ऑफ विजिबल लाइट। क्लियर? यानी विजिबल लाइट का आपको पता ही है, विब ग्योर जो है हमारे पास सनलाइट जिसके अंदर होता है, यूवी रेडिएशन भी होता है बट उसमें, लेकिन सिर्फ हम विजिबल रीजन की जब लेंगे तब उसमें नहीं होगा। नेक्स्ट वन, नाउ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू स्टडी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो लेनार्ड और हॉलबॉक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, दैट इज़ द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस दैट एक्सपेरिमेंट। ओके, इसमें हमने क्या किया है कि यहाँ पर एक वैक्यूम ट्यूब है, और इस वैक्यूम ट्यूब में एक कैथोड है जो मेटेलिक कैथोड यहाँ पर लिखा हुआ है, और एनोड भी जो है वो मेटेलिक एनोड है। ओके, और क्वार्ट्स विंडो है यहाँ पर, ये जो है ये विंडो क्वार्ट्स है, ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्स विंडो है। ठीक है, तो इसको क्यों यूज़ किया है उसका रीज़न यहाँ लिखा हुआ है, ग्लास ट्रांसमिटेड ओनली विजिबल एंड इंफ्रारेड लाइट्स बट नॉट यूवी लाइट्स। तो ग्लास जो है वो यूवी लाइट को अंदर नहीं जाने देता, अल्ट्रा वायलेट लाइट को अंदर नहीं जाने देता, अल्ट्रा वायलेट को नहीं जाने देता रेज को। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, क्वार्ट्स विंडो यूज़ करेंगे जो अल्ट्रा वायलेट रेज को भी क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। क्लियर? इसके बाद जो यहाँ पर ये डॉट दिख रहे हैं यहाँ पर इंडिकेट है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब होता क्या है, जब यूवी रेडिएशन इस कैथोड के ऊपर क्या करते हैं, मेटेलिक कैथोड पे स्ट्राइक करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, and these electron attracted towards the anode because anode is positive, okay, connected with positive according to battery. Clear? And these electrons continuously attracted by the anode, and they start to move towards the anode. Clear? And the circuit is completed
एंड द करंट स्मॉल करंट फ्लो थ्रू दिस सर्किट, ओके। और वोल्टेज भी यहाँ पर मेजरमेंट के लिए, और करंट के लिए हम माइक्रो एमीटर यूज़ कर रहे हैं बिकॉज द करंट प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस इज़ वेरी स्मॉल, so we use here micrometer. When the light of the suitable frequency falls on the metallic cathode, photoelectrons are emitted. अब suitable frequency का मीनिंग क्या है ये आगे मैं आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए फोटोन्स की, अगर उससे कम है तो मतलब हर मेटल के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना है तो उसको उसकी बाउंड्री को क्रॉस करना पड़ेगा। सो इट नीड मीडियम सॉरी मिनिमम एनर्जी, इट नीड्स मीडियम एनर्जी, ठीक है। तो वो जो मतलब मिनिमम एनर्जी जो आ रही है उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी होती है मिनिमम फ्रिक्वेंसी, उसको रिक्वायर्ड है। These photoelectrons are attracted towards the positive anode and hence photoelectric current is constituted. That is the experimental setup of photoelectric effect. Now we have to read about the conclusion of this experiment. First, effect of intensity of incident light on the photoelectric current. अब जो मॉडर्न थ्योरी है जो पार्टिकल नेचर लाइट की है उसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है वो बता देता हूँ। यहाँ पर एल से शो कर रहे हैं हम, इस पूरे में प्रोसीजर में हम एल से शो करेंगे, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट वैसे जनरली आई से यूज़ करते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो बिल्कुल सिंपल है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट दैट मीन्स नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक्स ऑन यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, मतलब यूनिट एरिया के ऊपर कितने फोटोन्स जो हैं वो यूनिट टाइम में जो है स्ट्राइक करते हैं, दैट इज़ नोन एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ओके। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट हाउ कैन इफेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, इसमें इस इलेक्ट्रिक करंट को इफेक्ट करेगी, कैसे करेगी वो देख लेते हैं। देखो जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा नंबर ऑफ फोटोन्स भी बढ़ेंगे, और फोटोन का इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन कैसे होता है 1:1 का मतलब ये है कि 1 फोटोन कैन emit the 1 electron, okay। तो 1 photon can absorbed by the 1 electron and it should be emitted, okay। तो इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन 1 फोटोन से इंटरेक्ट करेगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन सेकंड फोटोन से इंटरेक्ट करेगा, फिर इस तरीके से चलता जाएगा। इट मीन्स नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे, इंटेंसिटी बढ़ने से क्या होगा नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ने से नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, क्लियर। और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो होंगे दैट मीन्स चार्ज कैरियर्स ज़्यादा हैं, सो करंट का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। सो देर इज़ अ लीनियर रिलेशन बिटवीन दिस, ओके। फॉर अ फिक्स फ्रिक्वेंसी मैंने बोल ही दिया मिनिमम होनी चाहिए। फॉर अ फिक्स फ्रिक्वेंसी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज लीनियरली विद द इंक्रीजिंग इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ओके। तो इस साइड में ग्राफ भी बना हुआ है, यू कैन सी है, क्लियर। नेक्स्ट वन, इफेक्ट ऑफ द पोटेंशियल ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब हमारे पास पोटेंशियल का क्या इफेक्ट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे वो हमने देखना है, ठीक है। तो पोटेंशियल का मतलब ये है कि बैटरी से हमने कितना पोटेंशियल इसके ऊपर अप्लाई किया है, क्लियर, कितना पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव एनोड पे होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल होगा एनोड पे, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और उतनी स्पीड से पहुँचेंगे। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी करंट की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि टाइम कम ले रहे हैं और टाइम कम लेने से चार्ज कैरियर्स आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है ना, तो टाइम कम है तो करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा, क्लियर। तो करंट इंक्रीज होता जाएगा, ओके। तो you can see here what is the relation between this according to this graph, you can see here, okay। for a fixed frequency and intensity of incident light, fixed frequency तो है ही, intensity भी हमने फिक्स कर ली क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन्स जो है वो भी करंट को बढ़ा रहे हैं, तो एक फिक्स इंटेंसिटी ले ली। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज इन पोटेंशियल, positive potential applied on the anode. When all the photoelectrons reach the plate A, current becomes maximum and is known as saturation current, okay। मतलब होता क्या है कि हमने वोल्टेज को बढ़ाया जिससे उसकी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई और फिर वो मतलब क्या हुआ एक टाइम सभी एनोड पर पहुंच गए, तो सैचुरेशन करंट को वो सर्किट में गेन कर लेगा। तो धीरे धीरे जैसे पोटेंशियल बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट का वैल्यू आप देखो बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक से कुछ टाइम के बाद पोटेंशियल कितना मर्जी इंक्रीज़ कर लो सैचुरेशन करंट को गेन कर लेगा। अब इंटेंसिटी जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पर करंट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी सैचुरेशन करंट की। तो L2 इज़ ग्रेटर देन L1, इंटेंसिटी ऑफ सेकंड इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट, सो सैचुरेशन करंट ऑफ सेकंड इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट, क्लियर।
व्हेन द पोटेंशियल इज डिक्रीज द करंट डिक्रीजेज बट डज नॉट बिकम ज़ीरो एट ज़ीरो पोटेंशियल। जब हम इसको कम करते हैं पोटेंशियल को, तो करंट का वैल्यू भी धीरे धीरे ज़ीरो होता जाता है, बट मतलब जीरो की साइड चलना शुरू कर देता है। लेकिन जब पोटेंशियल ज़ीरो होता है तो करंट का वैल्यू ज़ीरो नहीं होता, वो कुछ ना कुछ वैल्यू है। ये देखो, इतनी वैल्यू हमारे पास वाई एक्सिस पे दिख रही है। तो दिस जो करंट है, दिस करंट इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी। अब ये इसका मतलब क्या हुआ वो चीज़ समझो, कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ये इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे हैं यहाँ पर, है ना, कैथोड से, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही वो फोटोन इस पर स्ट्राइक करता है तो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, तो इसके पास भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एनोड पर पहुंचेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन मतलब स्पीड कम होगी बट एनोड पे तो पहुंचेंगे, तो पहुंचने की वजह से कुछ करंट इसमें फ्लो होगा, यानी पोटेंशियल जीरो होने के बाद भी वो एनोड पर पहुंचेंगे और सर्किट को कंप्लीट करेंगे और करंट फ्लो होगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये करंट बचेगा। तो अब इस करंट को हम क्या करेंगे, ज़ीरो करने का ट्राई करेंगे। दिस शोज दैट द इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल अ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स मैनेज टू रीच द प्लेट ऑन देयर ऑन ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी। मैंने बता दी जैसा, व्हेन नेगेटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड टू द प्लेट ए। जब हम अब उल्टा कर रहे हैं, एनोड पे पॉजिटिव था, अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे प्लेट ए पे। तो विद रिस्पेक्ट टू सी, यानी एनोड पर, प्रोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल। ओके, मतलब हमारे पास ये करंट का वैल्यू जीरो हो जाता है। अब ये कैसे होता है वो देखते हैं डायग्राम में। देखो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, और वो काइनेटिक एनर्जी हम क्या करेंगे, उसको डिक्रीज करने का ट्राई करेंगे, अप्लाइड द नेगेटिव पोटेंशियल ऑन एनोड। तो जैसे इसके ऊपर नेगेटिव होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इससे क्या होंगे, रिपेल होंगे, और रिपेल होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को वापस पीछे पुश करेगा। तो एक ऐसा पोटेंशियल आएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, जिस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पर नहीं पहुंच पाएगा और सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और करंट का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। तो वो नेगेटिव पोटेंशियल, यानी पहले के स्टार्टिंग में एनोड पे नेगेटिव जो लगाया है, तो वो अपोजिट पोटेंशियल ही हमारे पास क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर रहा है। क्लियर? और इसको कट ऑफ पोटेंशियल भी बोलते हैं, क्योंकि ये सर्किट को कट कर देता है, यानी करंट को कट कर देता है। क्लियर? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट डज नॉट अफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये कह रहा है कि इंटेंसिटी जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल को इफेक्ट नहीं करती। अब ऐसा क्यों है, उसका रीज़न समझो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है वो फोटोन की एनर्जी से रिलेटेड है ना। जितनी ज़्यादा फोटोन की एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की। तो इसका मतलब फोटोन की एनर्जी तो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है, तो एक फोटोन की एनर्जी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब एक फोटोन ही एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इंटेंसिटी बढ़ाएं तो उससे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो फोटोन की एनर्जी से डिपेंड कर रही है, और फोटोन की एनर्जी इंटेंसिटी पे नहीं फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। क्लियर? ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। नेक्स्ट वन, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब हम ये जानना चाहते हैं कि फ्रिक्वेंसी का क्या इफेक्ट है। अभी मैंने जो बताया वही चीज़ है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर से होता है ना। तो वो ये कहता है कि एक फिक्स इंटेंसिटी की अगर लाइट है वो जो है, और द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। क्यों नहीं करता? क्योंकि देखो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, है ना, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उससे नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे, लेकिन हमने इंटेंसिटी को तो फिक्स कर दिया, हमें फ्रिक्वेंसी देखनी है। तो फ्रिक्वेंसी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय द मेटल बढ़ेगा, है ना। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो उससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो इसका मतलब हमारे पास फ्रिक्वेंसी का जो कोई इफेक्ट नहीं है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे। क्लियर? तो ये लिखा भी हुआ है, बिकॉज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाइज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड एंड इन टर्न ऑन द नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट एंड नॉट ऑन द एनर्जी ऑफ फोटोन। मतलब हम नंबर ऑफ फोटोन्स पे नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, लेकिन ये दोनों ही इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते। सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट वन, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल।
अब हम जानना चाहते हैं कि फ्रिक्वेंसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या असर है। वो तो डायरेक्टली है, देखो आप खुद ही देख सकते हो कि हमारे पास क्या चीज़ होगी, वो चीज़ देख लेते हैं। फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ फिक्स्ड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, हमने फिक्स कर लिया। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज एंड इट्स इज सेचुरेटेड विद इंक्रीजिंग पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाइड ऑन एनोड। ये देख सकते हो, ये ग्राफ हमने पहले ही बनाया था कि धीरे धीरे बढ़ेगा और एक सेचुरेशन को गेन कर लेगा, है ना, धीरे धीरे बढ़ेगा और सेचुरेशन को गेन कर लेगा। लेकिन दो अलग अलग फ्रिक्वेंसी के लिए सेचुरेशन तो सेम है, यानी करंट सेम है, लेकिन द सेचुरेशन करंट इज सेम फॉर डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज ऑफ द इंसिडेंट लाइट्स। ओके, तो बट when the potential is decreased and taken below zero, the photoelectric current decreases to zero but at different stopping potentials for the different frequency। आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल को जीरो की तरफ ले जाएंगे तो धीरे धीरे एक जीरो तो होता जाएगा, लेकिन नेगेटिव पोटेंशियल पे ये पहले ही कम हो जाएगा और ये बाद में होगा, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो इसकी फ्रिक्वेंसी से कम है। तो सेकंड की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि उस फोटोन पे के पास ज़्यादा एनर्जी है तो वो इलेक्ट्रॉन को भी ज़्यादा एनर्जी देगा, काइनेटिक एनर्जी, और जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी देगा तो उसको स्टॉप करने के लिए भी स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा। वी नोड से भी डिनोट करते हैं ना कहीं पर इसको, तो वी नोड या वी एस। ओके, तो ज़्यादा पोटेंशियल की ज़रूरत होगी, तो इसका मतलब जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा, और जिसकी फ्रिक्वेंसी कम उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम। क्लियर? Higher the frequency, higher the stopping potential. It means these are the linear relation. So stopping potential is directly proportional with new frequency. frequency के directly proportional होती है। Clear? तो अब हम इसमें आगे डिटेल में पढ़ लेते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, अब वो बोल रहा है कि हमने हर जगह बात की है मिनिमम फ्रिक्वेंसी इज रिक्वायर्ड। द ग्राफ बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द फ्रिक्वेंसी डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। मैंने स्ट्रेट लाइन तो बताई दी है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, बट ये जो ग्राफ है वो जीरो से नहीं जा रहा है ना, तो जीरो से नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि द मिनिमम फ्रिक्वेंसी इज रिक्वायर्ड टू प्लेस द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। क्लियर? तो इट शोज दैट देयर इज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ओके, मतलब हमें एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी की रिक्वायर्ड है टू स्टार्ट द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, और वो हमारे पास क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होती है, below which photoelectric emission is not possible however high the intensity of incident light may be। मतलब उसके बाद आप इंटेंसिटी जितनी मर्जी बढ़ाओ उससे नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स जो होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेंगे, बट एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी जो कि फोटोन के पास नहीं होगी अगर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम है। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम है तो एनर्जी भी एक मिनिमम एनर्जी से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो दैट मिनिमम फ्रिक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। Okay, the minimum frequency of photon is required to start the photoelectric emission process is known as threshold frequency। clear? देख सकते हो इस चीज को। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मेटल इमिटिंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेटल की नेचर पे डिपेंड है कि कैसी उसकी बाइंडिंग एनर्जी, कैसे उसका सरफेस एनर्जी है, उस पर डिपेंड करता है। क्लियर? तो अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग एनर्जी होती है मिनिमम। ओके, और उसको हम वर्क फंक्शन भी बोलते हैं ना। अब जैसे मान लो कि मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है किसके अकॉर्डिंग, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग, एच न्यू नोड लिखते हैं ना इसको, तो इट इज़ कॉल्ड वर्क फंक्शन। डब्ल्यू को जो हम क्या बोल रहे हैं, वर्क फंक्शन बोल रहे हैं ना, तो वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द मेटल टू एमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो ये हमारे पास हो जाएगा फोटोन, और ये हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। इसको 5 नोड से भी लिखा होगा कहीं पर, है ना, 5 या 5 नोड से भी लिखा होता है, तो वो ध्यान दे लेना। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, अब हमारे पास लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन देखना है। फॉर अ गिवन substance there is a minimum value of frequency of an incident light called threshold frequency below which no photoelectric emission is possible, however the intensity of इंसिडेंट लाइट में भी। ओके, मतलब एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहते हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी को वर्क फंक्शन कहते हैं ना, वो चीज़ देख लेना। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, ओके, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये हमने फर्स्ट टॉपिक में इसके कंक्लूजन में पढ़ा था। ओके, तो बट फ्रिक्वेंसी जो होनी चाहिए वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से अबव होनी चाहिए। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the frequency provided by the frequencies above the threshold frequency। ओके, जो मतलब
हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एक्सीडिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, यानी दोनों का डिफरेंस हो जाएगा ना। तो ये जो होगा, जो डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, जितनी ज़्यादा होगी डिफरेंस थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से, मतलब फोटोन की फ्रिक्वेंसी का, उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, तो इंटेंसिटी से इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो इस पर डिपेंड नहीं करेगी, ये चीज़ याद रखना। ओके, इसके बाद द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक emission is instantaneous. It implies that as soon as the photon of suitable frequency falls on the substance, it emits photoelectron. Okay, मतलब एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है ना, मतलब एक इंस्टेंट प्रोसेस है, जैसे ही फोटोन आया इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट हुआ और इलेक्ट्रॉन बाहर, ठीक है, अगर उसकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है फ्रिक्वेंसी किसकी, फोटोन की, तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा। तो इट इज़ द इंस्टेंट प्रोसेस। ओके, देर इज़ नो टाइम लैग इन ऑन टू द बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ फोटोन and the emission of electron. Clear? The photoelectric emission is 1 to 1. It implies that for every photon of a suitable frequency 1 electron is emitted. मतलब 1 to 1 एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन से अट्रैक्ट करेगा, दो से नहीं करेगा, ठीक है। तो सेकंड वाला सेकंड से करेगा, थर्ड वाला थर्ड से करेगा। ओके, अब एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसमें मैंने अभी तक नहीं बताया है कि जो हमारे पास के मैक्सिमम है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, ई वी नोड के इक्वल होगा। अभी ई वी नोड क्या है, ये वी नोड या वी एस कह सकते हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के कॉरस्पॉन्डिंग आप एनर्जी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, W इज इक्वल टू क्यू वी होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, ई, और हमें उसको रोकने के लिए कितनी पोटेंशियल की ज़रूरत है, वी एस। तो जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज़्यादा वी एस की ज़रूरत है, तो वी एस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू के मैक्सिमम। क्लियर? तो इसका मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी, बट नेगेटिव हम कहीं पर लिखेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए हमें इतनी एनर्जी, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ शुड बी इक्वल। इस फॉर्मूले का यूज़ भी हम कहीं ना कहीं करेंगे, सो यू हैव टू नोट डाउन दिस। ओके, नेक्स्ट वन, ये हमारे पास जो था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंप्लीट नॉलेज था। ओके, इफ़ यू हैव any kind of doubt then you can ask me later. Okay, it is the little knowledge about the photoelectric effect. Thank you.